नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक, नत समतल पर पिंड की लोटनी गति। हम कक्षा 11 का जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है कणों के निकाय एवं घूर्णन गति, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है नत समतल पर दृढ़ पिंड की लोटनी गति। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि दृढ़ पिंड होता क्या है। कि जब ऐसा कोई पिंड जो बाह्य बल लगाने पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उस पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। फिर बात करते हैं नत तल। नत समतल कह सकते हैं, नत तल कह सकते हैं, आनत तल भी इसको कहा जा सकता है। कि ये किसे कहा जाता है, पहले सुन लीजिए कि ऐसा तल या ऐसा पृष्ठ जो क्षैतिज से कुछ कोण पर झुका हुआ होता है। पृथ्वी के सरफेस से या क्षैतिज से यदि कोई पृष्ठ, समतल पृष्ठ किसी एंगल पर झुका होता है तो उस तल को हम नत तल कहेंगे। क्या कहा जाएगा? नत तल कहा जाता है दोस्तों। फिर उस नत तल पर हम किसी गोलीय पिंड को हम लुढ़काएंगे। जब वो गोलीय पिंड लुढ़कता है, देखिए दोस्तों, यहां पर लुढ़कना, फिसलना और स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, इन चीजों को हमें यहां पर समझना है। जब कोई पिंड फिसलता है तो सिर्फ उसकी स्थानांतरित गति होती है। जब वो लुढ़कता है तो स्थानांतरित गति के साथ साथ में घूर्णन गति भी होती है। तो स्थानांतरित गति प्लस घूर्णन गति यदि होती है तो उस पिंड की गति को हम लोटनी गति कहेंगे। क्या कहा जाएगा? लोटनी गति। तो नत समतल पर यदि कोई पिंड लुढ़क रहा है तो उसकी गति लोटनी गति कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, जब पिंड को हम नत समतल के ऊपरी भाग से, ऊपरी सिरे से जब छोड़ेंगे, तब वो नत तल पर फिसलने की बजाय हम यहां पर ले रहे हैं लोटनी गति, लुढ़कता है। तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। तो एक एक करके इन पूरे पार्ट्स को हम यहां पर देखेंगे। आप इस वीडियो में जब कोई पिंड, दृढ़ पिंड लोटनी गति करता है, नत समतल पर लुढ़कता है, तो उसका अंत में वेग क्या होगा ये आप यहां पर देखेंगे। इसके साथ में उसका एक्सेलरेशन देखेंगे, उसके साथ में वो कितने समय में धरातल पर पहुंचता है वो भी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे नत तल क्या होता है। कि ऐसा तल जो क्षैतिज से, ऐसा तल जो क्षैतिज से कुछ कोण पर झुका हुआ हो, कुछ कोण पर झुका हुआ हो, नत तल या आनत तल कहलाता है। नत तल, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, आनत तल कहलाता है। नत तल या आनत तल कहलाता है। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई नत समतल है। नत समतल यहां पर हम लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास में कोई नत तल है। इस तरीके से हम नत तल कंसीडर करके चल रहे हैं। यहां से इसकी जो हाइट है वो स्मॉल h के इक्वल ले लेंगे। यहां से हम एक पिंड को लुढ़काएंगे, इस बिंदु से एक पिंड को लुढ़काएंगे और यहां से लुढ़कता हुआ जो पिंड है वो यहां तक आ जाएगा, यहां तक पहुंचेगा। यहां तक जब पिंड पहुंचता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है s। और ये जो नत तल, ये वाला जो तल होता है, इसको हम नत तल कहते हैं, जो क्षैतिज के साथ में थीटा कोण पर झुका हुआ है।
इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो है s, यहां से इसकी जो हाइट है वो है h, नत तल क्षितिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है और ये इधर घूमता है ओमेगा कोणीय वेग से। इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है और इस स्थिति में इसका रेखीय वेग हम v कंसीडर कर लेंगे। यहां पर इस स्थिति में इसका जो वेग होता है प्रारंभ में ये विराम अवस्था में है, फिर यहां से हम इस पिंड को लुढ़का रहे हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम यहां पर बात करेंगे इस नत समतल के बारे में कि माना हमारे पास में एक नत समतल है और उस नत समतल की ऊंचाई h, लंबाई s तथा वो क्षितिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इस नत समतल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। माना एक थीटा कोण पर झुका हुआ नत तल है। कितने कोण पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर झुका हुआ है, जिसकी लंबाई s व ऊंचाई h है, वह ऊंचाई स्मॉल h है। दोस्तों ऊंचाई स्मॉल h है, लंबाई स्मॉल s के इक्वल है। ये थीटा कोण पर झुका हुआ है ही। अब यहां से हम किसी पिंड को छोड़ देते हैं। माना जो पिंड जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m ले लेंगे और त्रिज्या कैपिटल R लेकर चलेंगे। माना स्मॉल m द्रव्यमान व कैपिटल R त्रिज्या का कोई पिंड है जिसे नत तल पर लुढ़काया जाता है। नत तल पर लुढ़काया जाता है, इसे नत तल पर लुढ़काया जाता है। दोस्तों जिसे हमने नत तल पर लुढ़का दिया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब किसी पिंड को नत तल पर लुढ़काते हैं तो पिंड स्थानांतरी और रेखीय दोनों गति करता है, मतलब घूमता भी है साथ में इधर भी गति करेगा। दोनों गति हो रही तो उस गति को हम कहते हैं लोटनी गति। तो देखिए दोस्तों हम क्या पुट कर रहे हैं, जब पिंड नत तल पर लुढ़कता है तो वह स्थानांतरीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करता है। इस गति को घूर्णन गति लोटनी गति कहते हैं। इस गति को लोटनी गति कहते हैं, लोटनी गति कहा जाता है। दोस्तों अब यहां पर हमारे पास में आ चुका है कि लोटनी गति क्या होती है। जब पिंड घूर्णन गति और स्थानांतरित गति दोनों करता है तो उस गति को हम लोटनी गति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कोई पिंड लुढ़कता है तो उसमें स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों होती है। तो लोटनी गति के दौरान पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वो भी मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। लोटनी गति में पिंड की गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा उसकी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, या हम उसको कह सकते हैं रेखीय गतिज ऊर्जा, आप शॉर्ट में लिख देंगे उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा व घूर्णन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है दोस्तों। तो पिंड में जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान है वो रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों की योग के बराबर होगा। उस गतिज ऊर्जा को दोस्तों मैं यहां पर पुट कर देता हूं E से, जो कि बराबर होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा रेखीय गतिज ऊर्जा। रेखीय गतिज ऊर्जा होती है किसी पिंड की हाफ mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यह है घूर्णन गतिज ऊर्जा और यह है रेखीय गतिज ऊर्जा। तो किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो इस फॉर्म में पुट की जा सकती है दोस्तों। अब दोस्तों हम आप लोगों को समझा दें कि यहां से यदि किसी पिंड को हम लुढ़काएंगे तो यहां पर इसको विराम अवस्था से जब लुढ़काते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा होती, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। और यदि ये h ऊंचाई पर है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। तो जब पिंड को नत तल के शीर्ष से विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो उसकी जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, जब पिंड नत तल के शीर्ष पर विराम में होता है, नत तल के शीर्ष पर विराम अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है तो उसमें सिर्फ स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और उसकी वैल्यू होती है mgh के बराबर। जब पिंड लुढ़कता हुआ नीचे पहुंचता है, जब वो पिंड लुढ़कता हुआ यहां पहुंच गया तो उसका रेखीय जो वेग है वो हो गया है v। रेखीय वेग कितना हो गया पिंड का? v हो गया। कोणीय जो वेग है वो है ओमेगा। कोणीय वेग कितना है इसका? ओमेगा है। पिंड का जो द्रव्यमान है वो हमने आप लोगों को बता ही दिया है। जब पिंड लौटनी गति करते हुए नीचे पहुंचता है, जब पिंड लौटनी गति करता हुआ नीचे पहुंचता है तो पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पिंड की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो E है वो mgh के बराबर था। पहले ये E था वो mgh के बराबर था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर के अंदर। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों इसको आगे हम देखेंगे, उससे पहले मैं इसका कुछ हिस्सा यहां से हटा देता हूं, मिटा देता हूं। आप लोग इस डायग्राम को अपने दिमाग में फिट रखेंगे। मैं इस डायग्राम को और बाकी की जो इक्वेशन नंबर 1, 2 को हम ये फिर से पुट कर दूंगा। बाकी का सारा डायग्राम यहां से हटा रहा हूं, आगे का पोर्शन हम यहां पर हम देखेंगे।
दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 आ चुकी थी। ये मैंने डायग्राम को थोड़ा सा छोटा बना दिया है। अब आप यहां पर देखेंगे घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या के पदों में यदि हम जड़त्व आघूर्ण को लिखें तो एम के स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। आई बराबर एम के स्क्वायर की फॉर्म में पुट किया जा सकता है। हम एक रिलेशन और भी जानते हैं, v बराबर होता है ओमेगा आर। यहां से ओमेगा बराबर v बट्टे में r, इन दोनों की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो उपरोक्त को समीकरण 2 में, यहां पर ये 2 है तो 2 में रखेंगे। उपरोक्त को समीकरण 2 से, समीकरण आप 2 से देखेंगे एम जी एच बराबर एम वी स्क्वायर प्लस, यहां से हमारे पास में आ गया आई की वैल्यू है एम के स्क्वायर, और के यहां पर घूर्णन त्रिज्या है दोस्तों। के यहां पर क्या है? घूर्णन त्रिज्या। और ओमेगा की वैल्यू है v बट्टे में r, तो v स्क्वायर बट्टे में r स्क्वायर यहां से निकल गया। इन दोनों पदों में से हम m कॉमन लेंगे, इधर वाले m से कैंसिल कर देंगे। इस 2 को भी पूरी इक्वेशन से मैं गुणा कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या आ गया? 2gh बराबर v स्क्वायर प्लस, यहां पर v स्क्वायर रह गया, ये 2 इधर मल्टीपल में आ गया, m इधर वाले m से कैंसिल हो ही गया, इधर हमारे पास में रह गया k स्क्वायर v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इन दोनों पदों में से भी हम v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 2gh बराबर आ गया v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ गया है? 2gh बट्टे में 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और v बराबर देखिए क्या निकल कर आया है? v बराबर अंडररूट में 2gh बट्टे में 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया है नत समतल पर लुढ़कते पिंड का अंतिम वेग। कि ऊंचाई हमें पता है, घूर्णन त्रिज्या पता है, पिंड की त्रिज्या यदि आप लोगों को पता है तब उसको हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यदि घूर्णन त्रिज्या कैपिटल R ली है तो यहां पर हम कैपिटल R पुट करेंगे। यदि त्रिज्या हमने R ली है तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R। ये हमारे पास में निकल कर आएगा, जो पिंड है उसकी त्रिज्या है ये कैपिटल R। अब यहां पर हम इस ट्राइंगल की सहायता से h की वैल्यू भी यहां पर देख सकते हैं। लंब हमें फाइंड आउट करना है। s के पदों में कर्ण और लंब के बीच में एक त्रिकोणमितीय संबंध हम यहां पर यूज में ले रहे हैं। चित्र से हम क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। चित्र में आप देखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा ये है लंब, मतलब h, कर्ण ये वाली भुजा है जो कि s है। तो यहां से h बराबर निकल कर आ गया s साइन थीटा। h के स्थान पर हम s साइन थीटा पुट कर देंगे, तो पिंड का जो वेग है वो हमारे पास में क्या आ गया? v बराबर आ गया है अंडररूट में 2gh के स्थान पर आ गया s साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई है दोस्तों। तो आप v का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, मतलब ये भी एक दूसरी फॉर्म है दोस्तों। अब यहां पर हम देखेंगे जब पिंड लुढ़कता हुआ यहां पहुंचता है तो उसका त्वरण क्या होता है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के तृतीय समीकरण से गति का जो तीसरा समीकरण है वो क्या कहता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2as,
और पिंड है वो s दूरी तय कर रहा है, यहां से लुढ़कता हुआ आ रहा है, s दूरी तय कर रहा है, तो s की जगह s ही आना, a हमें फाइंड आउट करना है। तो a बराबर हमारे पास में आ गया v स्क्वायर अपॉन में 2s। v स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाकर हम यहां पर पुट कर देंगे, तो v का मान उपरोक्त समीकरण में रख देंगे। तो a बराबर 1/2s, ये s है वो तो एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, v स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से s से s कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर हमारे पास में आ गया g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया लुढ़कते हुए पिंड का एक्सेलरेशन। दोस्तों जब पिंड नत समतल पर लुढ़कता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसके लिए हमारे पास में व्यंजक आ चुका है, सूत्र आ चुका है, a बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि जब नत समतल से पिंड लुढ़कता है तो उसको सतह तक से 30 तक धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, समय का फॉर्मूला सूत्र अब हम यहां पर देखेंगे। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे कि जब पिंड नत तल पर लुढ़कता हुआ, जब पिंड नत तल पर लुढ़कता हुआ नीचे यहां तक पहुंचता है तब उसको कितना समय लगता है। गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्या है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। यहां पर पिंड को हम विराम अवस्था से लुढ़का रहे हैं, s बराबर हमारे पास में आ गया हाफ at स्क्वायर, और यहां से हम यदि t निकालें तो t बराबर आ गया 2s अपॉन में a का रूट, 2s अपॉन में a का रूट हमें प्राप्त हो गया है। दोस्तों अब आप यहां पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, a का मान यहां पर हम रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए दोस्तों यहां से a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, यहां पर पुट कर दीजिए बस। तो t बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, अंडर रूट में 2s बट्टे में ये हमारे पास में है a का मान है ये वाला, तो g साइन थीटा अपॉन में है 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में आ चुका है। ये t की वैल्यू आ गई है। ये जो t है वो हमें ये बता रहा है कि कोई पिंड जब लुढ़कता है किसी पार्टिकल मतलब नत समतल पर तो धरातल तक पहुंचने में उसको लगा समय ये होगा। तो दोस्तों ये जो समय है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, जैसे हम विभिन्न प्रकार के पिंडों को यहां से लुढ़काएं, कौन सा पिंड सर्वप्रथम पहुंचता है या कौन सा पिंड सबसे बाद में पहुंचता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहां पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के ऊपर उसका मान डिपेंड करता है, क्योंकि थीटा सबके लिए सेम, जी सेम, एस सेम, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये निर्धारित करती है समय कि मतलब कौन सा पिंड धरातल पर क्षैतिज पर सर्वप्रथम पहुंचता है। तो मैं यहां पर कुछ पिंडों की जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू रख रहा हूं, मतलब वहां से हम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पिंड सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें वलय की, तो वलय का यदि जड़त्व आघूर्ण हम लिखें, जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है एम आर स्क्वायर। हम सभी पिंडों का, जैसे वलय ले रहे हैं, चकती हम ले रहे हैं, ठोस बेलन हम ले लेते हैं, ठोस बेलन को भी यदि हम यहां से लुढ़काएं, इसके स्थान पर ठोस गोला हम ले लेते हैं,
खोखला गोला भी हम ले लेते हैं। तो कुछ पिंड हमने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं और इन सभी पिंडों को हम यहां से लुढ़काते हैं। तो कौन सा इनमें से कौन सा सर्वप्रथम धरातल पर पहुंचेगा? तो इनके जड़त्व आघूर्ण क्या क्या होते हैं इनके केंद्र के रेस्पेक्ट? तो I बराबर एम आर स्क्वायर, I बराबर होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठोस बेलन के लिए भी हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठोस गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये इनके जड़त्व आघूर्ण है। अब दोस्तों जो इनकी घूर्णन त्रिज्या होती है वो क्या होती है? I बराबर होता है एम के स्क्वायर के। I बराबर होता है एम के स्क्वायर के। तो इसको हम एम के स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। और वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि जो के स्क्वायर है उसकी वैल्यू और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो यहां से यदि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, तो इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास में आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा देखना आप, एम के स्क्वायर, क्योंकि ये इस आई के स्थान पर हम क्या पुट कर दें, एम के स्क्वायर बराबर है एम आर स्क्वायर। और यहां से हमारे पास में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 1। तो वलय के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान आ चुका है 1, क्योंकि ये आई है वो सबके लिए एम के स्क्वायर के बराबर होता है। के यहां पर घूर्णन त्रिज्या है, के यहां पर क्या है? घूर्णन त्रिज्या। तो इसको भी आप एम के स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर। यहां से आपके पास में क्या निकला? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर हाफ। यहां से आप देखिए एम के स्क्वायर बराबर हाफ एम आर स्क्वायर बराबर यहां से आ गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर हाफ। यहां से आपके पास में एम के स्क्वायर बराबर है 2/5 एम आर स्क्वायर और ये आ गया है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 2/5 एम के स्क्वायर बराबर आ गया है 2/3 एम आर स्क्वायर, या एम से एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया है 2/3। तो हमने यहां पर वलय, चपटी, ठोस बेलन, गोला और खोखला गोला इन सब के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। यहां पर आप देखेंगे कि वलय के लिए इसका मान आया है 1, वलय के लिए इस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1, इसके लिए 1/2, इसके लिए 1/2, इसके लिए 2/5 और इसके लिए 2/3। यदि हम यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में टी का मान आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए समय भी ज्यादा, मतलब यहां तक पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू का मान वलय के लिए अधिकतम होता है। वलय के लिए अधिकतम, वलय के लिए तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है अधिकतम। और देखो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.66, तो ये 0.4 ठोस गोले के लिए इसका मान होता है सबसे कम और ठोस गोले के लिए न्यूनतम होता है। ठोस गोले के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? न्यूनतम होती है। यहां से क्या निष्कर्ष निकला? ये क्या बताएगा हमारे को कि यदि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू ठोस गोले के लिए न्यूनतम है तो सबसे पहले ठोस गोला पहुंचेगा। तो ठोस गोला धरातल पर सबसे पहले पहुंचेगा और वलय अंत में पहुंचेगी। यदि इन सबको एक साथ इस नत समतल पर लुढ़काया जाता है तो, अर्थात ठोस गोला
सबसे पहले वलय सबसे अंत में धरातल पर पहुंचती है। धरातल पर पहुंचती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कि एक यदि नत समतल को हम क्षैतिज से कुछ कोण पर झुका कर रखें तो वहां से कोई पिंड यदि लुढ़कता है, लोटनी गति करता है, तो धरातल तक जब वो पहुंचता है तो उसका वेग क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसे कितना समय लगेगा, और समय के लिए हमने कुछ पिंडों के एग्जाम्पल लेकर भी आप लोगों को समझाए। तो ये था दोस्तों नत समतल पर दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।